जरा इस दृश्य की कल्पना करें। सैकड़ों टन भारी लोहे और स्टील से बनी एक लंबी ट्रेन, जो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर हवा से बातें कर रही है। हाँ, और उसमें हजारों यात्री भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और अचानक किसी आपात स्थिति के कारण लोको पायलट को पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है। अब अगर हम सामान्य फिजिक्स के नजरिए से सोचें तो इतने विशाल वजन और प्रचंड गति के साथ जब लोहे के पहियों पर ब्रेक लगेगा तो पहियों को तो पूरी तरह जाम या मतलब लॉक हो जाना चाहिए ना। सही कहा आपने, एकदम लॉक हो जाने चाहिए। और एक बार पहिए लॉक हो गए तो वो लोहे की पटरियों पर बुरी तरह घिसटेंगे। मतलब इस घिसटने की वजह से पहियों का आकार बिगड़ सकता है या पटरियों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, या सबसे डरावनी स्थिति कि ट्रेन का संतुलन बिगड़कर वो पटरी से उतर सकती है। बिल्कुल हाँ। लेकिन जब हम आज के आधुनिक LHB कोचों की बात करते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहिए सुरक्षित रहते हैं, ट्रेन का संतुलन बना रहता है और वो बिना किसी खतरनाक झटके के रुक जाती है। तो व्यूअर्स, वीरू टेक के इस नए डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ बेहद जटिल स्रोत और मैनुअल्स हैं, और इन्हीं का विश्लेषण करते हुए आज हम ये समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सी इंजीनियरिंग काम कर रही है जो इतनी बड़ी तबाही को रोक लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि कारों में जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या ABS होता है, क्या ये कुछ वैसा ही है? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है क्योंकि ये सीधा उस चुनौती को सामने रखती है जिससे रेलवे इंजीनियर्स दशकों तक जूझते रहे हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध और बेहद सटीक इंजीनियरिंग का कमाल है। अच्छा। वीरू टेक के इन तकनीकी दस्तावेजों में इसे LHB कोचों का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और विशेष रूप से WSP यानी व्हील स्किड प्रोटेक्शन सिस्टम कहा गया है। ओके। अगर हम इसके मूल सिद्धांत पर जाएं ना, तो ये रिलेटिव स्पीड प्रिंसिपल या सापेक्ष गति के सिद्धांत पर काम करता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मतलब सापेक्ष गति का मतलब तो ये होता है कि हम एक चीज की गति की तुलना किसी दूसरी चीज से कर रहे हैं। लेकिन एक दौड़ती हुई ट्रेन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? क्या सिस्टम हर पहिए की तुलना किसी एक आदर्श गति से कर रहा है, या फिर पहियों की आपस में तुलना हो रही है? हाँ, ये बहुत ही सटीक सवाल पूछा आपने। दरअसल ना WSP सिस्टम ये दोनों ही चीजें करता है। जब ट्रेन पर ब्रेक लगता है तो सिस्टम लगातार हर एक एक्सल और पहिए के घूमने की गति, मतलब उसकी रोटेशनल स्पीड पर नजर रखता है। ओके। साथ ही वो ट्रेन की वास्तविक फॉरवर्ड स्पीड यानी आगे बढ़ने की गति का एक अनुमानित रेफरेंस भी तैयार करता है। अब मान लीजिए ट्रेन 100 की रफ्तार से चल रही है, लेकिन ब्रेक लगने के कारण किसी एक पहिए की घूमने की गति अचानक घटकर 40 के बराबर आ गई। तो मतलब वो पहिया रुकने लगा है। बिल्कुल। सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि ये पहिया अब घूमने के बजाय पटरियों पर घिसटने की कगार पर है। जैसे ही ये सापेक्ष अंतर एक खतरनाक स्तर को पार करता है ना, सिस्टम तुरंत उस पहिए के ब्रेक सिलेंडर का न्यूमेटिक प्रेशर कम कर देता है। अच्छा, तो हवा का दबाव कम होते ही ब्रेक की पकड़ ढीली हो जाती है और पहिया फिर से ट्रेन की गति के हिसाब से घूमने लगता है। एकदम सही। और जैसे ही पहिया सामान्य गति में वापस आता है, सिस्टम दोबारा एक बहुत ही नियंत्रित दर से ब्रेक लगाता है। और पता है, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये प्रक्रिया ना एक सेकंड में कई बार दोहराई जाती है। नतीजा ये होता है कि पहिया लॉक होने से ठीक पहले आजाद हो जाता है और फिर से पकड़ा जाता है, जिससे ब्रेकिंग की ताकत भी बनी रहती है और स्किडिंग भी नहीं होती। अरे वाह, ये तो कुछ इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम जैसा लग रहा है। मतलब जैसे अगर गलती से किसी का हाथ बहुत गर्म बर्तन पर पड़ जाए तो त्वचा की नसें उसे महसूस करती हैं, यानी सेंस करती हैं। हाँ बिल्कुल। फिर वो सिग्नल बिजली की गति से दिमाग तक जाता है। दिमाग उसे एनालाइज करता है कि ये स्थिति खतरनाक है और तुरंत मांसपेशियों को निर्देश भेजता है कि हाथ पीछे खींचो, यानी एक्ट करता है। क्या इस भारी भरकम मशीन में भी यही सेंस एनालाइज एक्ट का चक्र चल रहा है? एनालॉजी बहुत अच्छी दी आपने, लेकिन यहाँ एक बड़ा तकनीकी पेंच है। इंसानी शरीर के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स का समय होता है और हमारे शरीर का वजन कुछ किलो होता है, लेकिन यहाँ हम सैकड़ों टन के डिब्बों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी है। यहाँ अगर सिस्टम ने प्रतिक्रिया देने में जरा भी देरी की ना, तो पहिया तुरंत चपटा हो जाएगा।
इसलिए WSP का नियंत्रण लूप इसी सेंस एनालाइज एक्ट चक्र पर निर्भर तो है, लेकिन इसकी गति और सटीकता अकल्पनीय होती है। तो चलिए इस चक्र के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं, मतलब सेंस करना। मैं जानना चाहूंगी कि ये विशालकाय ट्रेन आखिर महसूस कैसे करती है कि उसका कौन सा पहिया किस गति से घूम रहा है। सेंस करने का काम मुख्य रूप से दो पुर्जे करते हैं। हर एक्सल पर एक फोनिक व्हील लगा होता है। अगर कोई इसे देखे तो ये एक दांतेदार गियर जैसा लगता है जो पहिए के साथ साथ घूमता है। ओके। और इसी फोनिक व्हील के ठीक सामने एक स्पीड सेंसर लगा होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खेल होता है। जैसे जैसे फोनिक व्हील के लोहे के दांत सेंसर के सामने से गुजरते हैं, वे सेंसर के चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं। अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले इस बदलाव से कोई सिग्नल पैदा होता है? और ये सेंसर लगातार इन पल्स को ट्रेन के कंट्रोल रूम तक भेजता रहता है। तो ये पल्स एक तरह से सिस्टम की डिजिटल भाषा बन जाती हैं, जिससे वह गति को पढ़ता है। ये तो हो गई सिस्टम की आंखें और कान। अब आते हैं दूसरे कदम पर, मतलब एनालाइज करना। ये जो कंट्रोल रूम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो ट्रेन का मदरबोर्ड है? हाँ, ये एक अत्याधुनिक माइक्रो प्रोसेसर या कह लें मदरबोर्ड है। ये चारों स्पीड सेंसर से, क्योंकि एक कोच में 4 एक्सल होते हैं, उनसे आ रहे पल्स डेटा का लगातार विश्लेषण करता है। ये रियल टाइम में गणितीय गणनाएं करता है कि कौन सा पहिया किस रफ्तार से घूम रहा है, ट्रेन की अनुमानित गति क्या है और क्या कोई पहिया लॉक होने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। मुझे यहाँ एक व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है। मदरबोर्ड ने डेटा एनालाइज कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज दिया, लेकिन आखिर में जो ब्रेक लग रहे हैं वो तो हवा के दबाव यानी न्यूमैटिक प्रेशर से लग रहे हैं ना? हाँ, न्यूमैटिक प्रेशर से ही। तो हवा को पाइपों से निकलने और वापस भरने में तो समय लगता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की गति और हवा के दबाव में होने वाले बदलाव के बीच जो एक लैग या देरी है, सिस्टम उसे कैसे संभालता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही वो जगह है जहां इस सिस्टम की मांसपेशियां, मतलब डंप वाल्व, चित्र में आते हैं। ये एक्ट करने वाला हिस्सा है। डंप वाल्व। हाँ। हर कोच में 4 डंप वाल्व होते हैं जो सीधे ब्रेक सिलेंडर की न्यूमैटिक लाइन के बहुत करीब लगे होते हैं, ताकि हवा को लंबा सफर तय न करना पड़े। अच्छा, तो दूरी कम कर दी गई। बिल्कुल। जैसे ही मदरबोर्ड को लगता है कि पहिया स्किड होने वाला है, वो डंप वाल्व को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। डंप वाल्व का डिजाइन इतना खास होता है कि वो मिली सेकेंड्स में खुलता है। ब्रेक सिलेंडर की हवा का प्रेशर वायुमंडल में रिलीज कर देता है और पहिए को फ्री कर देता है। और फिर वाल्व तुरंत बंद होकर दोबारा प्रेशर बढ़ने देता है। ये हवा का खेल इतनी तेजी से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमैटिक का ये तालमेल बिना किसी लैग के काम करता है। अरे वाह, ये सच में हैरान करने वाला है कि हवा के भारी दबाव और इतने नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इतनी खूबसूरती से सिंक्रोनाइज किया गया है। बिल्कुल। व्यूअर्स, अगर आपको ये तकनीकी जानकारी और अंदर की बातें अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। खैर, एक बात सोचने वाली है, जहां इतने सारे सेंसर्स, तार और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं, और वो भी ट्रेन जैसी चीज में जो धूल, मिट्टी, वाइब्रेशन और हर तरह के मौसम से गुजरती है, वहां तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती है ना? बहुत बड़ा असर डालती हैं। और इसी बात पर हमारे दस्तावेजों का एक बेहद अहम हिस्सा रोशनी डालता है, जिसे हम गोल्डन रूल 2 कह सकते हैं। ये नियम कहता है कि सेंसर गैप ही सिस्टम की धड़कन है। सेंसर गैप? हाँ, इसे समझाने के लिए एक फील्ड की वास्तविक ट्रबल शूटिंग कहानी पर गौर करना जरूरी है। एक बार मेंटेनेंस टीम के सामने एक अजीब मामला आया। एक ट्रेन के सिस्टम में स्पीड को लेकर बहुत ज्यादा और बेतरतीब उतार चढ़ाव दिख रहा था। मदरबोर्ड बार बार एरर दे रहा था कि स्पीड का डेटा अविश्वसनीय है। ऐसे मामलों में तो अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया होगा या फिर पूरा सेंसर ही जल गया होगा। बिल्कुल। टीम भी यही सोचकर परेशान थी। उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ है और शायद पूरे सेटअप को ही बदलना पड़े। लेकिन जब सिस्टम की बहुत ही बारीकी से जांच की गई तो असल दिक्कत कोई बड़ा पुर्जा नहीं निकला। तो फिर गड़बड़ी कहाँ थी? मतलब क्या खराब हुआ था? गड़बड़ी सिर्फ इतनी थी कि पहिए के पास लगे सेंसर प्रोब पर थोड़ी सी ग्रीस और ट्रैक की धूल मिट्टी की एक परत जमा हो गई थी। बस इतनी सी बात? हाँ, उस जरा सी गंदगी ने सेंसर के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर दिया था, जिससे वो फोनिक व्हील के दांतों को ठीक से देख नहीं पा रहा था, मानो सेंसर अंधा हो गया हो। टीम ने जंक्शन बॉक्स के तार साफ किए और सबसे महत्वपूर्ण काम किया, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच का जो एयर गैप होता है ना,
उसे फिर से कैलिब्रेट किया। और फिर सिस्टम ठीक हो गया। हाँ, जैसे ये हुआ, सिस्टम बिल्कुल नए जैसा काम करने लगा। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम उस एक छोटे से गैप पर निर्भर है। ये गैप आखिर होता कितना है? ये डेटा बहुत ही क्रिटिकल है और ये सिस्टम बनाने वाली कंपनी के डिजाइन पर निर्भर करता है। दस्तावेजों के अनुसार अगर सिस्टम पराजजी कंपनी का है तो ये एयर गैप सिर्फ 0.7 से 1.1 मिलीमीटर होना चाहिए। ओके। सिस्टम में ये 1.0 से 2.0 मिलीमीटर के बीच रखा जाता है। एक सेकंड, 0.7 मिलीमीटर? जी हाँ। अगर इसे आम जीवन के उदाहरण से समझें तो एक साधारण क्रेडिट कार्ड की मोटाई भी करीब 0.8 मिलीमीटर होती है। बिल्कुल। यानी सेंसर भारी भरकम पहिए पर लगे गियर से एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई से भी कम दूरी पर हवा में झूल रहा होता है, और वो भी एक ऐसी ट्रेन में जो बेतहाशा कांपती है और झटके खाती है। ये इंजीनियरिंग का कोई चमत्कार ही है कि ये गैप बरकरार रहता है। सही कहा। अगर ये गैप इस मिलीमीटर की सीमा से जरा भी बाहर गया ना, तो पल्स जनरेट होना बंद हो जाएगी और पूरे सिस्टम की धड़कन रुक जाएगी। चलिए, सिस्टम की आंखों और मांसपेशियों को तो हमने समझ लिया। अब वापस इसके दिमाग की तरफ चलते हैं, यानी मदरबोर्ड। बिना मदरबोर्ड के तो ये पूरा इकोसिस्टम बस तारों और लोहे का एक ढेर है। दस्तावेजों में मदरबोर्ड के अंदर कई अलग अलग कार्ड्स का जिक्र है। ये किसी कंप्यूटर के सर्वर रूम जैसा लगता है। जैसे पावर के लिए इसमें एक NI कार्ड होता है जो 110 वोल्ट DC सप्लाई को 24 वोल्ट DC में बदलता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर बैटरी से 110 वोल्ट आ ही रहा है तो उसे 24 वोल्ट में बदलने की क्या जरूरत है? वाल्व को सीधे 110 वोल्ट पर क्यों नहीं चलाया जा सकता? इसके पीछे सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मानकों का बड़ा कारण है। 110 वोल्ट DC की सप्लाई में अगर जरा भी स्पाइक या उछाल आया ना, तो वो नाजुक लॉजिक सर्किट्स को जला सकती है। अच्छा। इसके अलावा 24 वोल्ट DC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और वॉल्व कंट्रोल के लिए एक सार्वभौमिक मानक है। ये सुरक्षित है और इसमें शॉर्ट सर्किट का जोखिम कम होता है। ये NI कार्ड एक तरह का पावर हाउस और फायरवॉल दोनों का काम करता है। ये काफी लॉजिकल है। इसके अलावा नियंत्रण के लिए MV कार्ड है जो डंप वाल्व की वर्किंग को सीधे कंट्रोल करता है। और फिर है मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कार्ड। हाँ, CPU कार्ड। इसी कार्ड पर एक डिजिटल स्क्रीन होती है और दस्तावेजों में यहाँ गोल्डन रूल 1 का जिक्र है। 99 ही लक्ष्य है। जब कोई मेंटेनेंस स्टाफ इस स्क्रीन पर 99 देखता है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिस्टम की 99% कार्यक्षमता को दर्शाता है? नहीं, ये प्रतिशत नहीं है। ये सिर्फ एक डिजिटल कोड है। जब मदरबोर्ड सभी सेंसर्स और वाल्व्स का सेल्फ चेक पूरा कर लेता है और उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती, तो वो स्क्रीन पर 99 डिस्प्ले करता है। ओके, मतलब सब ठीक है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि WSP सिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ है, कम्युनिकेशन लाइनें खुली हैं और ये आपातकाल के लिए तैयार है। यानी 99 एक तरह से सिस्टम का ऑल इज वेल सिग्नल है। लेकिन इस डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ मदरबोर्ड पर कुछ बटन्स भी दिखाई देते हैं। जब सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो खुद अपना विश्लेषण कर सकता है, तो फिर इंसानों के लिए इन बटनों की क्या जरूरत है? क्योंकि मशीनें ये तो बता सकती हैं कि दर्द कहाँ है, लेकिन इलाज तो इंसानों को ही करना पड़ता है ना। हाँ, ये तो है। मदरबोर्ड पर 5 विशेष पुश बटन्स होते हैं जो डायग्नोस्टिक्स में मदद करते हैं। इनमें से बटन 1 सबसे महत्वपूर्ण है। जब सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, मतलब स्क्रीन पर 99 नहीं होता, तो बटन 1 दबाकर फॉल्ट लिस्ट या एरर कोड्स को देखा जा सकता है। अच्छा, और बाकी बटन्स? बटन 2 से डंप वाल्व्स को मैनुअली चालू करके चेक किया जाता है कि वो मैकेनिकली ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। बटन 3 का इस्तेमाल फॉल्ट मेमोरी को साफ करने के लिए होता है, जो तब किया जाता है जब खराबी ठीक कर दी गई हो। बटन 4 दरवाजों की चेकिंग से जुड़ा है और बटन 5 ये रिकॉर्ड दिखाता है कि उस विशिष्ट कोच ने अपने जीवन काल में कुल कितने किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। ये जानकारी तो फील्ड स्टाफ के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। लेकिन चलिए एक मुश्किल स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर 99 नहीं दिख रहा है। सिस्टम ने कोई एरर कोड फेंक दिया। FTI या केनोर कंपनी का है, जिन्हें उनकी उन्नत डायग्नोस्टिक्स के कारण स्मार्ट ग्रिड भी कहा जाता है। तो इसके कोड्स बहुत ही स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए स्क्रीन पर 72 कोड आ रहा है। इसे देखते ही स्टाफ समझ जाता है कि किसी एक व्हील सेट की न्यूमेटिक लाइन या वाल्व में खराबी है। लेकिन अगर कोड 73 है
तो ये खतरे की घंटी है। 73 खतरे की घंटी क्यों है? इसका मतलब है कि समस्या किसी एक पहिए तक सीमित नहीं है, बल्कि कई व्हील सेट्स में फैल चुकी है, जो शायद किसी मुख्य हवा के पाइप में लीकेज का संकेत हो सकता है। ये तो डंप वाल्व और पहियों की बात हो गई। लेकिन जो सेंसर्स बाहर ट्रैक के पास लगे हैं, अगर उनके तारों में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसका क्या कोड होता है? अगर स्क्रीन पर 11, 21, 31 या 41 जैसा कोई कोड आता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी स्पीड सेंसर का सर्किट या तो शॉर्ट हो गया है या ओपन हो गया है। मैं एक पल के लिए यहाँ आपको टोकना चाहूंगी। ये तार इतने मोटे और सुरक्षित होते हैं, फिर चलती ट्रेन में ओपन सर्किट या तार के कटने जैसी घटनाएं होती क्यों हैं? इसका कारण है वो बेहद कठोर वातावरण जिसमें ट्रेनें चलती हैं। पटरियों पर पड़े पत्थर तेज गति से उड़कर तारों से टकरा सकते हैं। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री और सर्दियों में 0 के करीब पहुंच जाता है, धातु के तारों में लगातार थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब वो फैलते और सिकुड़ते हैं। लगातार हो रहे भारी वाइब्रेशन के साथ मिलकर ये तारों के जोड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे कनेक्शन लूज या ब्रेक हो जाते हैं। और हाँ, अगर कोड 12, 22, 32 या 42 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तार तो जुड़े हैं, लेकिन सेंसर का सिग्नल खराब आ रहा है। शायद वो अंधा हो चुका है या उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। अच्छा, ये तो डिजिटल सिस्टम्स की बात हो गई जहां कोड्स नंबरों में आते हैं। लेकिन मैनुअल्स में परिधि नाम के एक एनालॉग सिस्टम का भी जिक्र है, जिसमें स्क्रीन के बजाय सिर्फ एलईडी लाइट्स होती हैं। हाँ, बिल्कुल। अब अगर स्क्रीन पर नंबर ही नहीं है, तो स्टाफ रंगों से डायग्नोसिस कैसे करता है? एनालॉग डायग्नोस्टिक्स पूरी तरह से रंगों और उनकी स्थिति, मतलब उनका जलना या बुझना, उस पर निर्भर करता है। परिधि सिस्टम में कार्ड्स पर इंडिकेटर लाइट्स होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर ALIM कार्ड पर पीली लाइट अचानक बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि बैटरी से आने वाले वोल्टेज में भारी गिरावट आई है। ये एक वार्निंग है। और कोई गंभीर स्थिति? हाँ, अगर MWCP कार्ड पर लाल लाइट लगातार जल रही है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसे कंट्रोल आउट ऑफ बाउंड्स कहा जाता है। कंट्रोल आउट ऑफ बाउंड्स? कंप्यूटेशनल भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोसेसर जो गणनाएं कर रहा है ना, उसके नतीजे लॉजिकल सीमाओं के बाहर जा रहे हैं। साधारण शब्दों में कहें तो सिस्टम का दिमाग चकरा गया है और वो अब सुरक्षित नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में उस पूरे कार्ड को तुरंत बदलना ही एकमात्र विकल्प होता है। ये तो काफी डरावना है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई भारी फॉल्ट कोड ना हो, लेकिन फिर भी किसी छोटी सी अनदेखी के कारण पूरा सिस्टम ऐन मौके पर धोखा दे जाए? बिल्कुल। मैनुअल में मेंटेनेंस स्टाफ के लिए एक और बड़ा दिलचस्प रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है। अक्सर नए कर्मचारियों के सामने एक अजीब शिकायत आती है कि जब भी ड्राइवर आपातकालीन ब्रेक लगाता है तो मदरबोर्ड अचानक ऑफ हो जाता है। इमरजेंसी ब्रेक के दौरान मदरबोर्ड का बंद हो जाना, ये तो सिस्टम के फेल होने का सबसे बुरा समय है। आखिर सिस्टम उसी समय बंद क्यों होगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यही तो पहेली है। और लोग सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा पावर सर्ज हुआ है और पूरा सर्किट उड़ गया है। लेकिन असल वजह न्यूमैटिक और इलेक्ट्रिकल के बीच का एक छोटा सा तालमेल है। न्यूमैटिक लाइन में एक प्रेशर स्विच और एक K5 कॉन्टैक्टर होता है। प्रेशर स्विच का काम है हवा के दबाव के आधार पर मदरबोर्ड को पावर देना। ओके। अब होता क्या है कि जब इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है या कोई यात्री चेन खींचता है, तो हवा के पाइप का पूरा प्रेशर अचानक शून्य हो जाता है। तो जैसे ही हवा का दबाव शून्य हुआ, प्रेशर स्विच ने सोचा कि ट्रेन अब काम नहीं कर रही है और उसने मदरबोर्ड की बिजली काट दी। अरे बाप रे! बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन को रुकने में कुछ समय लगता है और उस दौरान पहियों को स्किड होने से बचाने के लिए WSP सिस्टम का ऑन रहना बेहद जरूरी है। तो इसका समाधान क्या है? इसी समस्या से निपटने के लिए K5 कंडक्टर में एक टाइमर दिया होता है। इस टाइमर को 10 मिनट पर सेट करना अनिवार्य है। इसका काम यह है कि अगर हवा का प्रेशर अचानक शून्य भी हो जाए, तो भी यह सिस्टम को अगले 10 मिनट तक बैटरी से बाईपास पावर देता रहे। अच्छा, जिससे सिस्टम फॉल्ट को रिकॉर्ड कर सके और ट्रेन के पूरी तरह रुकने तक पहियों को आजाद और लॉक करने का अपना काम जारी रख सके। एकदम सही। अगर मेंटेनेंस के दौरान किसी ने ये टाइमर सेट करना छोड़ दिया ना, तो इमरजेंसी ब्रेक लगते ही मदरबोर्ड अंधा हो जाएगा और पहिए लॉक होकर घिसटने लगेंगे। समाधान सिर्फ इतना सा है कि एक छोटे से टाइमर को 10 मिनट पर सेट कर दिया जाए। ये वाकई में चौंकाने वाला है कि एक छोटा सा टाइमर सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए इतना क्रिटिकल हो सकता है। व्यूअर्स,
ऐसे तकनीकी सिस्टम में कई बार छोटे छोटे पुर्जे बड़ा खेल कर जाते हैं। तो इस सिस्टम को समझने में अगर कोई भी परेशानी हो रही है या आपकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। तो ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ले जाता है, ह्यूमन एलिमेंट। मशीनें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, ग्राउंड स्टाफ की सूझबूझ और उनकी चौकसी के बिना ये सब कुछ अधूरा है ना। बिल्कुल, और इसीलिए एक विस्तृत फील्ड प्लेबुक या एस्कॉर्टिंग स्टाफ नियम बनाए गए हैं, क्योंकि जब ट्रेन किसी यात्रा पर निकल जाती है तो उसके साथ कोई बड़ी वर्कशॉप या डिपो नहीं होता। एस्कॉर्टिंग स्टाफ के लिए सबसे पहला नियम यह है कि उन्हें गाड़ी छूटने से कम 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होता है। उनके पास अपनी पूरी टूल किट और ड्यूटी पास होना अनिवार्य है। बिना टूल किट के ट्रेन एस्कॉर्ट करना सख्त मना है। क्या कुछ विजुअल चेक्स भी होते हैं जो सफर शुरू करने से पहले करने होते हैं? हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल चेक होता है, इंजन और पावर कार के बीच सीबीसी का टेल टेल चिन्ह क्लियर होना। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन और कोच एक दूसरे से पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से जुड़ चुके हैं और सफर के दौरान अलग नहीं होंगे। ये तो सामान्य संचालन की बात हो गई, लेकिन जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है, मान लीजिए चलती ट्रेन में कोई क्रिटिकल ब्रेकडाउन हो जाए, तो फील्ड प्लेबुक क्या निर्देश देती है? ऐसी क्रिटिकल घटनाओं के लिए हमारा गोल्डन रूल 3 लागू होता है। कभी पैनिक ना करें, आइसोलेट करें। हड़बड़ी हमेशा स्थिति को बिगाड़ती है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए ब्रेक बाइंडिंग हो जाए, यानी ब्रेक लग गया है लेकिन वो वापस रिलीज ही नहीं हो रहा है और ट्रेन रुकी हुई है। इस स्थिति में स्टाफ क्या करता है? अगर WSP सिस्टम से समस्या हल नहीं हो रही है तो स्टाफ को भौतिक रूप से उस हिस्से को सिस्टम से अलग करना पड़ता है। वे कोच के नीचे जाते हैं और ट्रॉली आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देते हैं। ओके। इससे उस विशिष्ट ट्रॉली में हवा की सप्लाई कट जाती है। इसके बाद वे ब्रेक कैलिपर को हाथ से हिलाकर सुनिश्चित करते हैं कि ब्रेक पैड पहिए से अलग होकर फ्री हो गए हैं। और अगर स्थिति इससे भी बदतर हो, मान लीजिए ट्रेन के इलेक्ट्रिकल पैनल में या किसी न्यूमैटिक पुर्जे में आग लग जाए। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले तो ACP यानी अलार्म चेन पुलिंग करके गाड़ी को तुरंत रुकवाना होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि चूंकि LHB कोच हाई वोल्टेज बिजली पर काम करते हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों या पैनल में लगी आग पर पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी क्यों नहीं? पानी बिजली का सुचालक है और इससे आग बुझाने वाले को घातक झटका लग सकता है। ऐसी जगह हमेशा DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। एक और शब्द जो रेलवे में अक्सर सुनने को मिलता है, हॉट बॉक्स। ये क्या होता है और ये कितना खतरनाक है? हॉट बॉक्स रोलिंग स्टॉक की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह तब होता है जब एक्सेल का बेयरिंग घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मैनुअल का सख्त नियम कहता है कि यदि बेयरिंग का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो उस कोच को किसी भी हालत में आगे ट्रेन सर्विस में नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, तो इसे हटाना पड़ता है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो बेयरिंग पिघल सकता है, एक्सल टूट सकता है और पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। इसलिए उस कोच को तुरंत ट्रेन से काटना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प होता है। मैं एक बात और जानना चाहूंगी, जब ब्रेक बाइंडिंग होती है या जब पहिए बहुत ज्यादा घर्षण करते हैं तो ब्रेक डिस्क और पैड बहुत ज्यादा गर्म हो जाते, बिल्कुल लाल सुलगते लोहे की तरह। क्या ऐसे में स्टाफ उन्हें जल्दी ठंडा करने के लिए उन पर पानी डाल सकता है? मतलब एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि आग या अत्यधिक गर्मी को शांत करने के लिए पानी सबसे अच्छा उपाय है ना। और यही वो गलती है जो एक छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी तबाही में बदल सकती है। गोल्डन रूल 3 का दूसरा सबसे अहम हिस्सा यही है कि गर्म ब्रेक पैड या ब्रेक डिस्क पर कभी भी पानी न डालें। इसके पीछे शुद्ध धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी है। वो कैसे है? पानी डालने से धातु को क्या नुकसान होगा? देखिए, लोहे या स्टील की ब्रेक डिस्क जब अत्यधिक गर्म होती है तो उसके अणु यानी मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं। अगर आप उस पर अचानक पानी डाल देंगे तो डिस्क की बाहरी सतह बहुत तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी, जबकि अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म और फैला हुआ रहेगा। ओह, मैं समझ गई। इस असमान सिकुड़न के कारण धातु में एक जबरदस्त थर्मल शॉक पैदा होता है। इससे उस भारी भरकम लोहे की डिस्क में दरारें आ सकती हैं, उसके टुकड़े हो सकते हैं और वो पूरी तरह से टूटकर बिखर सकती है। एक बाल्टी पानी उस पूरे पहिए के सेट को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। ये जानकारी तो आंखें खोलने वाली है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इन तकनीकी दस्तावेजों के सार को समेटे तो ये बात किसी अचरज से कम नहीं लगती। बिल्कुल।
ये कितना विश्वसनीय है कि सैकड़ों टन स्टील का भारी भरकम ढांचा, उस पर सवार हजारों यात्रियों की जान और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की बेतहाशा रफ्तार, ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक, अदृश्य और बारीक तालमेल पर निर्भर करता है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान ने प्रकृति के भौतिक नियमों को कितनी गहराई से समझा है और उन्हें कितनी खूबसूरती से अपने हक में मोड़ा है। सोचिए, मतलब मात्र 0.7 मिलीमीटर की दूरी, एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई से भी कम गैप जो एक सेंसर और लोहे के गियर के बीच होता है, वो ये तय करता है कि आपकी ट्रेन सुरक्षित रुकेगी या कोई भयानक हादसा होगा। बिल्कुल। एक छोटा सा 10 मिनट का टाइमर ये तय करता है कि इमरजेंसी में सिस्टम का दिमाग चलता रहेगा या वो अंधा हो जाएगा। अगली बार जब आप लोग ट्रेन में एक सुरक्षित, तेज और बिना झटके वाले यात्रा का अनुभव करें, तो उस छोटे से 0.7 मिलीमीटर के गैप, पलक झपकते ही हवा को आजाद कर देने वाले उन डंप वॉल्व्स की फुर्ती और पर्दे के पीछे लगातार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे उस खामोश कोड 99 के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचना चाहिए। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि इस डीप डाइव में आपको कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इन डेप्थ और बेहतरीन तकनीकी कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल वीरू टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। सुरक्षित रहें और अपने आसपास काम कर रही इन अद्भुत तकनीकों पर सवाल उठाते रहें। जरा इस दृश्य